जय गुरु सबको। हम अपना सेशन, आज का जो सेशन है 1 मिनट में शुरू करने वाले हैं। जय गुरु। आज के इस पवित्र महाअष्टमी के दिन में हम हमारा जो साप्ताहिक डिवाइन डिस्कशन, जिसका सेशन नंबर 28 का आरंभ करते हैं। मैं सबको स्वागत करता हूँ आज के इस पवित्र डिवाइन डिस्कशन में। आज का जो सेशन हम शुरू करते हैं पवित्र आचमन से। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुस्य उतु व्याप्त प्राक प्रथम वाक सर्व स्वर्ग सर्व हृदयम प्राणम परिमन अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूप में प्रतिभात रक्त मान संकुल उद्भासित तुम ही तुम्हारी त्वत्जात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भारत क्रांत हृदय की जो कुछ भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने ब्रह्मा स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। आज आचमन की समाप्ति पे मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी चला साथी के वाणी को इसको थोड़ा विस्तृत करने में शिवज्योति भाई को आमंत्रित करता हूं। शिवज्योति जय भाई। गुरु सभी को। जय गुरु भाई, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भाई, जय गुरु, आवाज आ रहा है। शिवज्योति भाई। हाँ ब्रदर, आवाज आ रही है मेरा? आ रहा है। जय गुरु सभी को। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, पवित्र महाअष्टमी। आज के इस अवसर पे मैं ठाकुर जी के चरणों में अपना प्रार्थना और प्रणाम रखता हूँ। सभी के मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के एक वाणी पढ़ना चाहूँगा। ठाकुर जी के पवित्र ग्रंथ चलार साथी से यहाँ वाणी है। मैं इस वाणी को पढ़ने के बाद कोशिश करूँगा अपने शब्दों में व्याख्या करने के लिए। समर्थता में हाँ, समर्थता और असमर्थता में उतना ही अंतर है जितना ही हाँ और ना में। समर्थता में जो ना को नहीं बुलाता है, जिससे समर्थ होने के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि कर्म को अवलंबन करता है, करने के आनंद में किसी में वो रुकता नहीं, वो समर्थ होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा व्याख्या करने के लिए इस वाणी को। समर्थता का मतलब है योग्यता या समर्थ होने की अवस्था। शक्ति यहाँ शक्ति या तन की शक्ति है या फिर मन की शक्ति यहाँ है। असमर्थता का मतलब है असक्षमता, अज्ञता या निर्बलता या फिर अपाहज भी कह सकते हैं, या फिर दुर्बलता। इस वाणी में यह कहा गया है कि समर्थता और असमर्थता में उतना ही अंतर है जितना हाँ
और ना में, कर पाना और नहीं कर पाना, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मैं। समर्थता में जो ना को नहीं बुलाता है, मतलब ठाकुर जी यहाँ इस वाणी में यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई हाथ जोड़ना चाहे तो कर सकता है, और ना जोड़ना चाहे तो वो मन से दुर्बल है और नहीं कर सकता है। हम यहाँ खुद हाँ और ना को जोड़ते हैं या बुलाते हैं। अगर वो ना नहीं जोड़ेंगे और अपने मन में कुछ भी सवाल या प्रश्न नहीं सोचेंगे और अपने कर्म को आनंद भाव से ठाकुर जी के नाम लेके करेंगे, वो समर्थ होता है। अगर हम किसी भी कर्म को पॉजिटिवली सोचेंगे और आनंद भाव से कर्म करेंगे तो हम समर्थ हैं। तो ठाकुर जी अगर ये भी कह रहे हैं कि अगर हम मन में भी विश्वास रखते हैं और ठाकुर जी का नाम लेके हम कर्म करेंगे तो मैं समर्थ हूँ। तो कुछ चीज़ें यहाँ मैं इस वाणी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कुछ छोटा छोटा चीज़ें मुझे याद आ रही है, जैसे कि सत्संग मंदिर या अपने घर या फिर कुछ भी, अगर कुछ ऐसा कर्म हम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी जीवन में असक्षम हैं या फिर कर चुके हैं, तो अगर याद आता है कि हम इसके बारे में अगर सोचते हैं कितना परिश्रम, कितना मेहनत, कितना शक्ति चाहिए इस एक चीज़ को निर्माण करने में, एक कर्म को सोच के उसको निर्माण करके उसको ख़त्म करने में, वैसे ही कितने चैलेंजेस के बाद एक चीज़ बनता है। तो अगर अपने मन में हम ये प्राण ले कि ये कर्म है मेरा और इसको करने में जो आनंद है, आनंद लेके उस कर्म को करेंगे, तो हम समर्थ हैं। ठीक उसी तरह अगर जैसे कि हम लोग सब बाहर रह रहे हैं, कोई कॉरपोरेट में काम कर रहा है, कोई किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो एक तरह से सब अपने अपने जॉब में बाहर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन में कुछ एक कर्म करने से पहले पहले ये आता है नेगेटिविटी, जो कि दुर्बलता है। जहाँ पहले पॉजिटिविटी नहीं आती है तो वो भी दुर्बलता है। कहीं ना कहीं मन में घबराहट होती है कि नहीं कर सकते हैं, तो हम इनकैपेबल सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। कि किसी का कुछ इंटरव्यू हो या फिर परीक्षा हो, हम पहले ये सोचते हैं कि क्या होगा। तो अगर ये हम सोचना छोड़ दें कि क्या होगा और ये सोच लें कि हम ये कर सकते हैं, अगर हम अपना माइंडसेट को पॉजिटिव करते हुए ठाकुर जी का नाम लेते हुए पूरी तरह से प्रिपेयर होके पूरा आनंद लेके कि जो होगा ठाकुर जी के उनके आशीर्वाद से जो भी होगा मंगल ही होगा, तो ऐसा सोचेंगे तो उस कर्म को करेंगे तो हम समर्थ हैं। तो मैं इस वाणी को इंग्लिश वर्जन में पढ़ूंगा और कुछ उसके बाद अपने भाई और माँ कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये सेम वाणी इंग्लिश वर्जन में है और इसका जो लिखा है पढ़ने का अर्थ है कि इसको सब ज़्यादा समझ में आए। तो वाणी का समर्थ में हाँ, तो उसको बोला गया है यस कैन। There is as much difference between being able and not being able as there is between yes and no. One who doesn't invite the not into the being able, who has no question about being able, yet depends on doing, who is not stopped in the joy of doing by anything.
then he can. जय गुरु। मैं भाई और माँ को और कोशिश कर बोलूँगा कि थोड़ा डिस्कस करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जय गुरु शिवजी तो भाई, बहुत ही अच्छी तरह आपने इस वाणी को समझाया हमको। इस विषय में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जो समर्थ और समर्था में शिशु ठाकुर बोल रहे हैं, हाँ और ना का फर्क है। एक बार छोटा सा घटना से ये करने की कोशिश करता हूँ। एक बार कुछ गुरु भाई पूजने बाबा दादा के पास आके ये बोले कि आगे যেখানে আমরা কাজ করছি অনেক বাধা আর বিপত্তি আসে ঠাকুরের কাজ করতে গিয়ে। तो पूजने बाबा दादा जैसे उनका स्वभाव है, एक हल्की सी मुस्कान से बोले, बाधाके बाध्य करे एगिए जाओ। ये 3 वर्ड में जो बाधा के बाध्य करे एगिए जाओ, जो बाधा है यहाँ पर हमारा असमर्थता आ जाता है कि हम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, ना नहीं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबेदा बोल रहे उसको बाध्य करो, माने अपने आप को समर्थ करो और आगे बढ़ते जाओ। जब कोई एक चीज आता है जिसे शायद हम कभी नहीं किए हैं और उसमें हमारे पास कोई भी अभिज्ञता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम उसको ना बोल के रह देंगे तब क्या होगा, वो हमेशा के लिए मेरे लिए एक मतलब एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, मैं जान ही नहीं पाऊंगा। लेकिन वही चीज को अगर हम हाँ बोले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम विफल होंगे, असफल होंगे, तो एक्सपीरियंस तो होगा, और उस एक्सपीरियंस से जब हम नेक्स्ट टाइम वो कोई काम आएगा, वो जो उसी काम को हम जब करेंगे उस एक्सपीरियंस से, और हमको सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी एक मन में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो खुशी आएगा, और उस आनंद का जो आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी चीज को ना नहीं बोलना चाहिए। ऑफ कोर्स अच्छे चीज को जब भी आए उसको स्वीकार कीजिए, और परमपिता का नाम को स्मरण करते हुए उसके लिए जो जो बन सकता है आप कीजिए। इतना बोल के मैं अपना इसको समाप्त करता हूं। मैं किसी और भी अपने माँ और गुरु भाइयों को आमंत्रित करता हूं, अगर कुछ इस बारे में कुछ भी अपना डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। जयश्रीमा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरु दादा। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चीज यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, जो जैसे कि अवृता ने भी बोला कि ये जो चीज है कि हम लोग अगर कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो वो चीज में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकती। अगर कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट कुछ हो ना हो एक्सपीरियंस तो होगा। तो ये जो चीज है, मुझे जो लगता है कि ये जो हाँ और ना के बीच में अंतर है, समर्थता और असमर्थता, मतलब ये जो चीज है ये सिर्फ माइंडसेट है। ये पहले दिमाग में उड़ता है, फिर हम लोग उसको एक्टिविटीज में लाते हैं। तो ये दिमाग में ही हम लोग सेटल कर देते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। अगर कोई भी हमने ये शायद पूरा हिस्ट्री में भी देखा है, और आज के जो साइंस का मतलब हम आज का जो टेक्नोलॉजी के दुनिया में या फिर वर्ल्ड में जितना भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमने ये इसका बहुत ही एग्जाम्पल्स देखा है कि शायद पैर भी नहीं है और वो रनिंग में फर्स्ट है, शायद हाथ भी नहीं है पर वो शूटिंग में फर्स्ट है, शायद 2 पैर नहीं है स्विमिंग में फर्स्ट है, चैंपियन है। वो चीज कहाँ से आता है, वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो है ही दिमाग का खेल, सब कुछ दिमाग का खेल है। इसलिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं, अगर दिमाग को हम लोग सेटल कर दिए कि मुझे करना है, तो कोई भी हडल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, कोई भी चीज का मतलब कितना भी मुश्किल आए हमारे जिंदगी में, उसको कैसे ओवरकम करना है वो दिमाग में आ ही जाता है। और इसको सिर्फ मुझे एक ही एग्जाम्पल बहुत ही जो लगता है, बहुत ही रिलेवेंट लगता है इसके साथ, वही बिलो मंगल की बात,
कि उसको पहुंचना था अपने गोल पे, तो उसने ना रात की अंधेरी देखी, ना आंधी तूफान देखी, ना पानी का गहराई देखा, ना कुछ भी देखा, बस उसको जाना था, तो वो गया। वही हो जाता है। इसलिए श्री ठाकुर लास्ट को बोल रहे हैं कि वह समर्थ होता है। तो वो समर्थ की बात आ रही है, मतलब ही ये है, मेरे दिमाग में ये बिठाना है कि मुझे करना है, मुझे होना है, मुझे पाना है। ऑब्वियसली ये सही राह पर ही बात हो रही है, पॉजिटिव एंगल पे ही बात हो रही है, नेगेटिव एंगल यहाँ पर उठ ही नहीं रहा है। तो ये समझना है मुझे कि ना को बुलाना, मतलब ना को अपने पास रखना, उसको बुलाना या फिर उसके साथ जैसे समझौता कर लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखा जाता है, कोई भी काम अगर आए या फिर कोई भी टास्क अगर आए, इमीडिएटली हम लोग बोल देते नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, ये मेरे से मैं प्रैक्टिस नहीं की है इसको, या फिर मैंने कभी किया नहीं है। नॉर्मली ये देखा जाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। हमें लाइफ में चैलेंजेस लेना ही होगा। जो अगर कोई बच्चा ना ही कर देता अपने, मतलब खड़ा होना अगर उसको, क्योंकि एक एक बार में कोई खड़ा नहीं हो सकता, अगर वो उसी टाइम में हार मान लेता तो कभी भी वो समर्थ नहीं होता खड़े होने के लिए। वो लाइफ ही क्या जिसमें हम लोग चैलेंजेस ही ना ले। अगर इंटरव्यूज देखेंगे, क्रैक करने के लिए वहीं पे भी चैलेंजेस लेना पड़ता है। अगर जो बोलते हैं ना, कोई एंट्रेंस देखेंगे क्रैक करने के लिए, उसको भी चैलेंजेस के तौर पर लेना पड़ता है। कहीं पे भी आप चले जाइए, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। तो पहली बात यह है कि मैं अपने दिमाग को कैसे सेट करती हूँ, उसके हिसाब से मेरा चलना पक्का होगा। और जैसे ठाकुर जी, श्री ठाकुर इसको इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाणी में है, ठाकुर बोल रहे हैं कि माइंड मैपिंग, मतलब कोई चीज को अगर पाना है या फिर समर्थ होना है उसमें, तो उसको मैप बना लो, उसका एक मैप बना लो अपने दिमाग में, और कोशिश करो सोचने की, समझने की कि क्या क्या कौन सा स्टेप देके मुझे चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले शुरू होता है पॉजिटिव एटीट्यूड से। और आजकल अगर देखा जाए, हम लोग बहुत सारे सुनते हैं कि लक्ष्मी माँ के जीवन में जानती नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, या फिर घर पे नहीं है, ये सारे चीज हम लोग सुनते हैं कि लक्ष्मी माँ ने कभी नहीं बोला था। पर अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में देखेंगे, पहली बात हमारी निकलती है वो ना है। तो इसको श्री ठाकुर मना कर रहे हैं, अगर जीवन में समर्थ होना चाहते हो तो ये ना को निकाल के जिंदगी से हाँ को भरना होगा। बस इतना ही मेरा कहना है। जय गुरु। जय गुरु जय श्री राम। बहुत ही अच्छी तरह आपने इस वाणी को और भी विश्लेषण किए। और कोई हमारे ठीक है, अगर कोई बोलना नहीं चाह रहे अभी। हेलो, मेरा आवाज आ रही है? थोड़ा कम है भैया, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है आपका। जय गुरु। हम आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की भजन की तरफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मैं हमारी रूपाली चौधरी माँ को, जो कि मुंबई से है, आमंत्रित करता हूँ अपना भजन श्री ठाकुर के सामने परिवेशन करें। रूपाली माँ, जय गुरु। जय गुरु। मुरली बजाए कान्हाज नव वृंदावन में, मुरली बजाए कान्हाज नव वृंदावन में, मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति संभार, मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति संभार, मुरली
नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। कुंज गलिन नव सांस सजाए, देख पपीहा गीत सुनाए। कुंज गलिन नव सांस सजाए, देख पपीहा गीत सुनाए। यमुना में आया फिर से ज्वार, यमुना में आया फिर से ज्वार। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। नव वृंदावन में मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति संभार। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में। सजल नयन पन्निहारे, सदियों से पलके बिछाए। सजल नयन पन्निहारे, सदियों से पलके बिछाए। पूरन कराए मन की आस, पूरन कराए मन की आस। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। नव वृंदावन में मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति संभार। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में। मनमोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला। मनमोहन प्रभु परम दयाला, प्रेममय से जग उजाला। प्रियतम श्री चरण के सब दास, प्रियतम श्री चरण के सब दास। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। नव वृंदावन में मुरली ने ऐसी धूम मचाई, छाया नव ज्योति संभार। मुरली बजाए कान्हा नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। नव वृंदावन में मुरली बजाए कान्हा। नव वृंदावन में। जय जय गुरु माँ। बहुत ही मधुर एवं भक्तिपूर्ण भजन था, जो कि इस सेशन को और भी भक्तिपूर्वक और एक मधुर भाव में ले गया। बहुत ही सुंदर भजन था। अभी मैं हमारे आज का जो डिस्कशन है, जो कि स्वस्थनी के ऊपर है, मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर जयदीप पति को आमंत्रित करता हूं इस टॉपिक पे अपना भावधारा को लेके अपना डिस्कशन रखे। हाँ, जय गुरु दादा। जय गुरु जयदीप दा, आपका स्वागत है। आप प्लीज अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कशन कर, हाँ मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है जयदीप दा। हाँ, कंटिन्यू कीजिए जयदीप दा। हाँ, यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरी जय गुरु। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन है, द थर्ड लॉ ऑफ सस्टेनिंग। हम लोग ऑलरेडी सस्टेनिंग के ऊपर दो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ,
फर्स्ट लॉ को हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो व्यक्ति जीवन में कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं, इंडिविजुअल हार्मोनी, और उसका जैसे कि ठाकुर बोलते हैं शरीर को ठीक ठीक भाव से कैसे मेंटेन करना है, स्वास्थ्य सदाचार को कैसे मेंटेन करके चलना है। फिर उसके बाद हम लोग मनुष्य का मानसिक हार्मोनी, जो मानसिक संतुलन कैसे रक्षा कर सकते हैं कोऑर्डिनेटेड वे से, हम लोग उसको भी डिस्कशन किए। उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वृत्ति क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसे होता है, और उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का जो कॉम्प्लेक्स है उसको अगर हम सही तरीका से ये स्वस्तिनी का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को अगर हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन में एक शारीरिक हम लोग कुछ शारीरिक तरीका से हम लोग अति सुंदर स्वस्थ रह सकते हैं और मानसिक स्वस्थता को अचीव कर सकते हैं। अब आता है स्वस्तिनी का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को ठाकुर जो बोले हैं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। अगर हम अपने शरीर को देखें, जो ह्यूमन बीइंग का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उससे सबसे जो फाइनर सिस्टम होता है वो होता है उसका नर्वस सिस्टम। अगर हमारे पास ये कार्डियक सिस्टम है, किडनी है, हाँ, उसके बाद लंग्स है, पल्मोनरी सिस्टम है, तो ये सब सिस्टम में जो फाइनर है वो है नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम मनुष्य का काम नहीं करे तो फिर उसका सब कुछ जड़ बन जाएगा। हमको अगर दर्द होता है, हमको अगर कुछ अच्छा लगता है, हम एसी में रहते हैं तो हमको ठंडा का महसूस होता है, इट्स ड्यू टू द नर्व्स दैट इज एक्टिंग विद इन अस। तो ओनली अगर हम फिजिकली और मेंटली ठीक रहे, लेकिन ये नर्वस कोऑर्डिनेशन अगर मनुष्य का गड़बड़ है तो फिर उसी में मनुष्य का डिफरेंशिएशन होता है। जिसका मोटर सेंसरी के अंदर जितना संतुलन है, जितना हार्मोनी है, वो आदमी उतना एक्टिव कहलाता है, और जिसका मोटर सेंसरी जितना नॉन कोऑर्डिनेटेड है उस आदमी को इतना हम इनएक्टिव बोलते हैं। तो ठाकुर इस स्वस्तिनी का थर्ड नियम में और फाइनल पे जाते हैं। पहले शरीर को हार्मोनी रक्षा करना है, फिर मानसिक संतुलन रक्षा करना है, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम में कैसे हम लोग उसको और एक्टिव और फाइनर बना सकते हैं। बोला जाता है कि जो ऋषि लोग थे वो लोग इतना फाइनर थे कि दे आर गेटिंग सुपरफिशियल एवरी परसेप्शन। दुनिया में जो भी कुछ होता था वो लोगों का नर्व सेल उसको परसीव कर लेता था। और जितने सारे बड़े साइंटिस्ट है, न्यूटन का बात अगर हम करें, आइंस्टाइन का बात अगर करें, उन लोगों का मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। जो लोग जनरली पोएट्स होते हैं उन लोगों का मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है। तो न्यूरल हार्मोनी जिसके अंदर जितना डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है वो आदमी उतना इनएक्टिव होता है और उस आदमी का एबिलिटी भी उतना कम हो जाता है। जब पेड़ से फल गिरता है तो सब लोग तो देख ही रहा है कि भाई पेड़ से तो फल गिर ही रहा है, लेकिन न्यूटन को क्यों पता चला फल क्यों गिर रहा है? तो हो सकता है न्यूटन उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते कि हाँ फल तो गिर रहा है, हम क्या करें। नहीं, उनका जो सेंसरी नर्व था उस इनपुट को ग्रहण किया कि ये फल क्यों गिर रहा है, ये तो ऊपर भी जा सकता है। तो क्यों का जो क्वेश्चन आया, इमीडिएटली उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया। अपना जो नॉलेज था, मैथमेटिशियन तो थे वो, बाय बर्न ही इज ए मैथमेटिशियन, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड आउट कर लिया। अब उसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके कितने सारे इन्वेंशन हुआ, कितने सारे डिस्कवरी हुआ। तो ये जो चीज मनुष्य के अंदर है उसको हम बोलते हैं न्यूरल हार्मोनी। जिसके अंदर न्यूरल हार्मोनी जितना ज्यादा है वो आदमी उतना एक्टिव है, एफिशिएंट है, और इष्ट के काम करने के लिए तो आदमी को एक्टिविटी बढ़ाना होगा। इसलिए ठाकुर जी इसको स्वस्तिनी का थर्ड नियम में रखें। इसको हम बोलते हैं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ठाकुर बोलते हैं किसी कर्म में शुभ के रूप में आएगा जो मन में तत्क्षण, वास्तव में उसको करोगे ही सभी बाधाओं को करके वर्जन। Simultaneously active immediately into tangible reality, practically whatever occurs to you to be the best in any affair, treating every impediment of that। तो ठाकुर जी हम बोलते हैं किसी कर्म में, कोई भी कर्म में जो शुभ के रूप में तुम्हारा मन में आता है उसको इमीडिएटली कर लेना। अगर हम बैठा हूँ सत्संग में, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तो हमारा मन में आया कि ठाकुर का ये जो भाव है उसमें एक कविता लिखते हैं। लेकिन उसके बाद मन किया थोड़ा हम जाते हैं वहाँ, आज थोड़ा मॉल में घूम के आ जाते हैं, बाद में कविता तो लिख ही देंगे शाम रात को। फिर जब वहाँ मॉल में गए, वहाँ जाने के बाद भटक गए, वहाँ कुछ परचेज कर लिए, कुछ खा लिए। अब जब रात को आके टायर्ड होके सो गए और सुबह वो फ्लो मेरा नष्ट हो गया। तो मेरे से एक इतना बड़ा इन्वेंशन हो सकता था, एक इतना सुंदर कविता मैं लिख सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए ठाकुर बोलते हैं किसी कर्म में शुभ के रूप में
आएगा जो मन में तत्क्षण, वास्तव में उसको करोगे ही सभी बाधाओं को करके वर्जन। तो कोई भी सिचुएशन पे जो तुम्हारा मन में शुभ मंगल जिसको समझते हो वो तुम्हारा माइंड में जब भी आता है, इमीडिएटली उसको आप वास्तव करो अपने कर्म के माध्यम से। मेरे माइंड में आया मुझे कविता लिखना है, आई नीड एन पेन एंड पेपर एंड आई हैव टू राइट। हो सकता है कि 2 बार में 3 बार में एक ऐसा सुंदर कविता मेरे से निकल जाएगा जो कि सब लोगों को हृदय को स्पर्श कर सकता है। तो यही होता है मटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ठाकुर यहाँ पे ठाकुर जी का एक वाणी हम लोग लेते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हैं, when ideal is awake in man, he is active, agile, inquisitive, responsible, alert, tactful, in a word all faculties bloom and glow। जब हम ठाकुर को लेके चल रहे हैं तो हमारे जीवन में मुख्य है आदर्श। तो आदर्श जब हमारे अंदर जागृत होते हैं तो आदमी एक्टिव बनता है, अजाइल बनता है, इंक्विजिटिव बनता है, रेस्पॉन्सिबल बनता है, अलर्ट होता है, हर विपद को पहले परसीव कर लेता है और कुशली बनता है। किस परिस्थिति में मुझे कैसे एक्ट करना है ताकि जो मैं सामने जो डेंजर है उसको हम क्रश करके आगे बढ़ सकते हैं। इन ए वर्ड ठाकुर बोलते हैं, अगर एक शब्द में हम बोला जाता है, एक आदमी के अंदर जितने सारे गुण हैं वो विकास होता है। ये विकास के लिए हम लोगों को इंस्टेड ऑफ इन एडिशन टू फिजिकल हार्मोनी एंड मेंटल हार्मोनी वी नीड न्यूरल हार्मोनी। सब लोग अगर खाली हम वृत्ति को नियंत्रित कर ले लेकिन एक्टिविटी ही नहीं है तो उस वृत्ति नियंत्रण करके हम क्या कर सकते हैं? अपने खाली अपने को बचा लिए, बस अपने संतुष्ट रहें। तो दुनिया के लिए करना है, लाख लोगों का जिम्मेदारी लेना है तो एक्टिव बनना पड़ेगा, अजाइल बनना पड़ेगा। लाख लोगों का समस्या को समाधान के लिए मुझे रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, मुझे अलर्ट होना पड़ेगा, कहीं मेरा अनजानियत से मेरे ऊपर कोई अटैक ना करे। अलर्ट तो हमेशा रहना पड़ेगा और टैक्टफुल होना पड़ेगा, हमेशा सिचुएशन तो नॉर्मल नहीं रहेगा। इसकी तरह मेरे अंदर जितनी गुण है उसका विकास, यही है मेरा ठाकुर को लेके चलने का उद्देश्य। ठाकुर को अगर हम देखते हैं, इज एवर एक्टिव, इज एवर अजाइल, इज एवर रेस्पॉन्सिबल, इज एवर अलर्ट एंड इज एवर टैक्टफुल। तो उनके तरह एक व्यक्तित्व के संस्पर्श में आके अगर मैं उस मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन जो एस्पेक्ट है उसको मेरे अंदर विकास नहीं कर पाया तो फिर ये सुस्तोइनी का 3rd नियम है ठाकुर जी, इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान दिए हैं। जो आदमी जितना एफिशिएंट है उसके अंदर ये मोटर सेंसरी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना एक्टिव है, दैट इज कॉल्ड न्यूरल हार्मोनी, बिकॉज 2 टाइप का नर्व होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। न्यूरल हार्मोनी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। वन इज मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, एक मोटर नर्व एंड जो सेंसरी नर्व है उसके बीच में हार्मोनी कैसे लाएं। जो सेंसरी इंपल्स नर्व ग्रहण कर रहा है, मोटर नर्व इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकेट कैसे करे ताकि इतने सारे रिस्पॉन्स। आप सोचिए आपके पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आपके पास आईज है, ईयर है, नोज है, उसके बाद पावर ऑफ स्मेल है, टच है, सब कुछ है। ये सारे से आप सेंसरी इनपुट्स ग्रहण कर रहे हैं। अब उसी सेंसरी इनपुट्स को जो एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दे रहा है उसको हम इन्वेंटर बोलते हैं, उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, उसको हम जादूगर बोलते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाता है उसको हम जेड बोलते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंस। एंड इसका जो सबसे बड़ा बाधक है वो है गो बिटवीन। ठाकुर का कंसेप्ट में गो बिटवीन। तो इस गो बिटवीन और मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फर्स्ट देखते हैं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है क्या। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन मतलब मैं जो अभी बोल रहा हूं कि ये बोध प्रवाही स्नायु, जो सेंसरी, बोध मतलब जो सेंस पार्ट है, जो सेंसर, जैसा कि मुझे कोई मच्छर काटता है तो मैं इमीडिएटली उसको मारता हूँ भैया, उसको भगाता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे कष्ट हो रहा है, वो मुझे काट रहा है तो मेरे सत्ता के लिए, वो सत्ता का हित के लिए नहीं काट रहा है। वो सत्ता हमारा सत्ता गुरु का वाणी में है ना, असत निरोधी स्वतः ही। तो हमारा अंदर ये जो प्रिवेंट करने का क्षमता है असत को, असत मतलब जो एंटी एग्जिस्टेंशियल है, वो स्वतः भाव से है। तो ये बोध प्रवाही स्नायु जो है सारे इंपल्स को ग्रहण करता है। और कर्म प्रवाही मतलब मेरे हाथ जो आके उस मच्छर को वहां से भगाता है, दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व। मोटर नर्व का सेंसेशन से मेरा हैंड काम करता है। तो इसी को बोलते हैं मोटर एंड सेंसरी कोऑर्डिनेशन। जब आदमी का एक डिजीज होता है जिसमें कि उसको कौन सा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, उसमें क्या होता है आदमी का मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन ब्रेक करता है। उसमें क्या होता है ना, आपको मच्छर भी काटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मच्छर आया, काटा, आपका खून भी चला गया और आपको पता ही नहीं चला, आप आराम से सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा आदत बन जाता है, वो किसी भी चीज में केयरलेस होते होते क्या होता है, वो नर्व सेल में ऐसा एक डिसऑर्डर फॉर्म हो जाता है कि वो उसके बाद में उसको कोई सेंसेशन ही नहीं रहता है। तो फिर डॉक्टर उसको बहुत सारा थेरापी किया जाता है, फिर उसके अंदर वो सेंसिटिविटी को बढ़ाने का बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है।
तो ये बोध प्रवाही स्नायु एंड कर्म प्रवाही, बोध प्रवाही एंड कर्म प्रवाही स्नायु में कोऑर्डिनेशन ये बहुत जरूरत है। अल्जीमियर्स डिजीज, एक दादा लिख रहे हैं, एक माँ कोई लिख रहे हैं, तो ये अल्जीमियर्स डिजीज होता है जिसमें कि न्यूरल डिसऑर्डर्स होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली हम देखें, एक्सप्लेन कर दे, जो लोग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों को भी समझ में आएगा। जैसे कि आप एक मार्केट में घूम रहे हैं और आपको दिखा एक जूस दिखा, ऑरेंज जूस दिखा, और आपको ऑरेंज खाने में बहुत मन है, लेकिन आप ऑरेंज जूस को जब देखे इमीडिएटली आपका सलाइवा सिक्रेशन हुआ और आप इमीडिएटली चेक किए मेरे पास कितना रुपीज है, तो इमीडिएटली आपने क्या किया, उस जूस शॉप में जाते हैं और पैसा देते हैं, वहां एक जूस लेते हैं और अपने हाथ में उस जूस का ग्लास को पकड़ते हैं और उसका चुस्की लेते हैं। तो ये जो हुआ, देखिए मेरे पास एक स्टिमुलस आया, तो ये इनवॉल्यूंटरी है। अगर आप मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं, ये इनवॉल्यूंटरी है। और ठाकुर का सुस्तेनी का प्रिंसिपल क्या है, उसको और फास्टर करना है। किसी आदमी में जन्मगत रूप में मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन बहुत एक्टिव होता है, कुछ बच्चे बचपन से ही एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे बचपन से डल होते हैं। तो इसका मतलब नहीं जो डल है वो डल ही रहेगा, उसको भी हम बढ़ाने का ठाकुर जी तरीका दिए हैं। एक तो है आपका जन्म संस्कार लगेगा, पिता माता कितना इष्टपरायण है, पिता माता में मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन कितना है। सो बाय गॉड गिफ्टेड हम लोगों को कुछ मिल ही जाता है। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन को अगर और डेप्थ में जाए, हम लोगों का मोटर और सेंसरी नर्व के बीच में सिनेप्स रहता है, सिनेप्टिक फ्लूइड रहता है। वो सिनेप्टिक फ्लूइड जितना जिसके अंदर वाइटल है, जितना ज्यादा है, उतना उसका नर्व करोड़ों नर्व सेल से जो कि कनेक्टेड नहीं है। हम लोग परीक्षा में, एग्जाम में हम जैसे कि जाते हैं, बहुत सारा चीज हम पढ़ के गए, अब एक क्वेश्चन आया जिसको हम जस्ट मतलब एग्जाम से पहले और एक बार हम रिवीजन करते हैं ना, और उस क्वेश्चन को हम पहले बार में पढ़े थे लेकिन रिवीजन के टाइम में हम उसको नहीं पढ़े हैं। अभी वही क्वेश्चन आ गया तो हम उसको सोच रहे हैं क्या है नहीं खोल रहा। इसका मतलब है वो मेरा ब्रेन में कहीं ना कहीं सेव्ड है, लेकिन जब मटर हम उसको कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए, वो कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये कनेक्शन तभी होगा जब हम हर सेंसरी इंपल्स को इमीडिएटली मोटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो करोड़ों मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स हमारा ब्रेन में है ना, वो सब धीरे धीरे एक्टिवेट होगा। एक कंप्यूटर से ह्यूमन बीइंग बहुत फास्ट है। एक्चुअली हम लोग स्लो प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर में फास्ट प्रोसेसिंग होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ नर्व सेल है इसलिए ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को बीट कर लेता है। किस किस सिचुएशन पे कंप्यूटर जो है एक यूनिफॉर्मल काम को अच्छा से कर सकता है, लेकिन इस टाइप ऑफ जो एक डेप्थ थिंकिंग है उसमें वो फेल कर जाता है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स का इतना डेप्थ तक जाया गया है कि उसको अगर कोई आदमी फाइनल बना दे तो विश्व ब्रह्मांड का सारी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करके उसको मोटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे ठाकुर जी जो हम लोग हमेशा पाठ करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं मेरे बातें यदि तुम्हारे केवल कथन एवं, यहाँ पे गलत हो गया है, कथन एवं की जगह एक कुछ हो गया है, कथन एवं चिंतन की ही खुराक मात्र होती है। करने या आचरण के माध्यम से उन सबको यदि वास्तव में ही प्रस्फुटित नहीं कर पाते हो तो प्राप्ति जो तुम्हारी तमसाच्छन्न ही रह जाएगी, यह किंतु अति निश्चय है। हम यहाँ पे डिवाइन डिस्कशन हो या हम एलोई का हमारा एक होता है, वहां पे भी बहुत सारे बात ठाकुर का सुनते हैं, लेकिन उसको सुन के हम अगर सो जाए, उसको सुन के हम खाली उसको रटने की कोशिश करें तो क्या होगा, मेरा सेंसरी नर्व तो बहुत फास्ट हो जाएगा, मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का भंडार बन जाऊंगा, लेकिन जब मुझे कोई काम दिया जाएगा कि जाओ उस जगह में 100 लोग बैठे हैं, वहां जाके उनको ठाकुर का बात करो, तब डर लगेगा, अरे इतना सब जानता हूँ अब क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं किया। जब मैं सुना इमीडिएटली उसको घर में जाके मुझे जादन करना चाहिए था, मैं सुना कि नाम ध्यान करना चाहिए 45 मिनट्स, मैं उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, मेरे अंदर एक आदत मेरा बन गया, ठाकुर बोलते हैं कि आदत ही हो गया कोई भी चीज को सुन के फिर उसको ना करने का। बचपन से मेरा याद है, हमारे घर में एक ऋत्विक देवता आए थे, हमारा माँ मुझे बोले कि वहां बाहर चप्पल रख के आओ, मैं बोला नहीं, मैं अंदर चप्पल लेके आऊंगा। तो ऐसा बोल दिया, वो ऋत्विक दादा जो थे वो कान में हाथ दे दिए, तुम ना बोल दिए। तो हम उसमें हम घबरा गए, हम बोले क्या हुआ दादा, वो बोले कि अरे तुम ना बोल दिए। तो इतना देखिए कितना सेंसिटिव है, हम लोगों के लिए वो नॉर्मल है, हाँ माँ को तो एक बार ना बोल देने से क्या होता है, लेकिन वो इतना सेंसिटिव थे, एक बार ना सुन के वो फिर उनका माइंड ऐसा हुआ कि कान में हाथ बंद कर दिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये करते करते आदत बनता है। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत रेस्पॉन्सिव होते हैं, एक बार पिताजी बुलाते हैं तो इमीडिएटली पहुंच जाते हैं, कुछ लोग 10 बार बुलाने के बाद भी उनको लगता ही नहीं कि कोई बुला रहा है। तो ये जो चीज हमारा आदत से बिगड़ता है, तो ठाकुर जी इसी पॉइंट को सुधारने के लिए स्वस्तिनी का थांडियम में दिए हैं। जितने सारे ठाकुर का हम डिस्कस
डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब हम लोगों को कर्म में उतारना है, ताकि हमारा जो बोध प्रवाही स्नायु, इतने सारे इम्पल्स हम रोज अभी लॉकडाउन के टाइम में इतने सारे जाजन सुन रहे हैं, इतने सारे ये सुन रहे हैं, अगर उसको 1% हम इम्प्लीमेंट नहीं किए, आप सोचिए आपका मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन कितना डल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जितना भी अच्छा कथा बात क्यों ना करे, चरित्र में परिवर्तन नहीं दिखेगा, आप एक्टिव नहीं बन पाएंगे, आजाइल नहीं बन पाएंगे। तो ठाकुर को लेके फिर हम लोगों के जीवन में अगर वो चीज नहीं हुआ, व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ। नेक्स्ट स्लाइड, आप उसको स्किप कर लीजिए, मैं इंग्लिश वाला स्किप कर लीजिए, हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले है मनुष्य का एक्टिवनेस। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, वो आदमी से बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर उसका मूड को आप चेंज कर देते हैं, उसका बोलते हैं तार माथाटा যদি ঘুরিয়ে দাও তাহলে সে অনেক কিছু ভালো কাজ করতে পারে। देखा जाता है दस्यु सेंट अगस्टिन जो थे, वो एक बहुत बड़े दस्यु थे, डाकू थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनका मूड जस्ट चेंज कर दिया। अब वही सेंट अगस्टाइन एक अपोस्टल बन गए, जो जिस रेट से वो गलत काम कर रहे थे उसी रेट में अच्छा काम करने लगे। तो बात यहाँ पे सक्रियता का बात आता है। ये सक्रिय अगर आदमी नहीं है तो घर में बैठा है लेकिन बहुत सारा गीता जानता है, महाभारत पढ़ा हुआ है, रामायण पढ़ा हुआ है, आजकल ऐसा बहुत सारे लोग हैं, गीता का पूरा मुखस्त है, उनका कंठस्थ है, लेकिन पारिवारिक जीवन में नहीं दिखता है, क्योंकि काम में जब आता है तब हम नहीं करना चाहते, आलस्य है हमारा अंदर। इसीलिए नेक्स्ट प्लीज, सतो अनुपा में हम बोलते हैं मैं निरलस, हमेशा हम बोलते हैं कि हम आलस्य नहीं है, हमको एक्टिव बनना है, हम सोने के लिए मन करता है, लेकिन ठाकुर बोलते हैं अरे सुबह उठ के नाम ध्यान करना है। तो ये ठाकुर का बोला हुआ बात और मेरा सोने का जो इच्छा, ये दोनों में द्वंद्व सृष्टि हुआ। तो अगर यहाँ पे ठाकुर जी जीत गए तो हम एक्टिव बन गए, एक हमारा आलस्य को हम त्याग किए। और अर्जुन जी ऐसा थे, अर्जुन जी को बोलते थे गुड़ाकेश, वो अपनी निद्रा को जय कर लिए थे, जितना दिन तक चाहेंगे वो अपने निद्रा उनका नहीं आता था। वो युद्ध कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली कर सकते थे एक काम। कुछ लोग होते हैं जो कि निद्रा को जय कर लेते हैं, जब उनको सोने की इच्छा होगा तभी सोएंगे। हम लोगों का निद्रा कंट्रोल नहीं है, हम लोग बहुत सोने का अगर मन करता है तो एग्जाम भी आए तो सोना ही पड़ता है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते करते मनुष्य अपने हर इनवॉल्यूंटरी पार्ट को अपने वॉल्यूंटरी बना सकता है, अपनी इच्छा से हम सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो यहाँ पे दो चीज आता है, एक होता है सक्रियता, एक होता है सत्क्रियता। कुछ लोग होते हैं वो सक्रिय तो होते हैं लेकिन सत्क्रियता नहीं होता है। सत मतलब जीवन के अनुकूल। ठाकुर बोलते हैं खाली सक्रिय होने से नहीं चलेगा, तुम्हारा हर चीज को जीवन माफिक यूटिलाइज करना चाहिए। सत्क्रियता मतलब एग्जिस्टेंशियल, अगर एग्जिस्टेंशियल नहीं है, मैं बहुत सारा कर्म करता हूँ, तो भगवान बोलते हैं यज्ञर्थात् कर्मणो न्यत्र लोकायम कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कुंतया मुक्त संगः समाचर। तो ये यज्ञ मतलब ही है दैट इज फॉर द बीइंग एंड बिकमिंग। मेरे जीवन और वृद्धि के लिए जो कर्म हम करते हैं दैट इज कॉल्ड यज्ञ। अगर यज्ञ नहीं करते हैं हम लोग, उसके लिए काम नहीं करते हैं, बहुत सारा काम सृष्टि कर देते हैं, तो ये काम मुझे फंस जाता है। हम लोग जो बोलते हैं ना मोह माया में उलझ पुलझ कर अंत समय पछताना है। अरे बहुत सारा काम किया, बेटा के लिए इतना कष्ट किया, बेटी के लिए इतना कष्ट किया, बाद में देखा बेटा ही बिगड़ गया और बेटी भी मेरे तरह नहीं बना, मेरी इच्छा कोई नहीं मान रहा है। देश के लिए बहुत काम किया, देश ही बिगड़ गया। तो ये जो हमारा जीवन में सत्क्रियता नहीं रहता है, बीइंग एंड बिकमिंग की तरफ कोई नॉलेज नहीं है, हम लोग काम करना चाहते हैं, वो भी एक तरीका से अगेंस्ट द लॉ ऑफ वर्क है। नेक्स्ट प्लीज। तो सत्क्रियता के ऊपर ठाकुर जी बोलते हैं छोटा मोटा, इस सारे से बानी जो है ठाकुर का अनुश्रुति का है और इसको ट्रांसलेशन किए हैं हम लोगों के एलओई के जो फाउंडर है धृतिमानदा, सत्संग देवघर में रहते हैं, उन्हीं का ही ट्रांसलेशन किया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में, उसको हम पाठ कर रहे हैं। तो ठाकुर बोलते हैं छोटा मोटा जो कुछ भी करते अभ्यास कर्म व्यवहार में, वह संवेग ही चलाता तुमको जीवन अथवा संघार में। Through your habit, action, behavior, whatever you do, even insignificant, that very impulse does drive you also towards the life or towards the end. तो छोटा मोटा हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में, हम सुबह ब्रश करने से लेके क्लास टीचिंग लेक्चर लेने के लिए से कहीं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अपनी कंपनी में जाता है, या किसी से बात करते हैं, या रेस्टोरेंट पे खाते हैं, इस तरह छोटा मोटा हम जो भी कुछ करते हैं अपने अभ्यास में, अपने कर्म में, अपने किसी रिक्शा वाला के साथ बिहेव करते हैं, अपने हायर अथॉरिटी के साथ बिहेव करते हैं, ये जो छोटा मोटा हम लोग काम करते हैं, वो संवेग जो मेरे अंदर है वही मुझे गाइड करता है। आइदर कुछ लोग होते हैं अपने व्यवहार से वो बहुत साधु महात्मा माना जाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने व्यवहार से अति घृणा का व्यक्ति बन जाते हैं, चोर बोलते हैं हम, डकायत बोलते हैं, उससे कैरेक्टर बनता है हमारा अभ्यास व्यवहार से। रेगुलरली झूठ बोलते बोलते हमको कोई बोलता है झूठा आदमी, आप सोचिए कितना बड़ा इंसल्ट है। एक आदमी है
उसको झूठा आदमी हम लोग बोल देते हैं। मतलब कितना बड़ा एक आदमी को पहचान हो गया कि वो झूठा आदमी है। तो यही हम लोगों को आइदर जीवन के रास्ते में लेता है, मरण के रास्ते में लेता है। जो गलत काम करता है उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। कितना बड़ा संहार होता है आदमी का। तो ये छोटा मोटा चीज जो हम लोग रिसीव करते हैं वो कितना मैटर करता है, ठाकुर जी की वाणी में स्पष्ट है। नेक्स्ट प्लीज। तो ठाकुर फिर बोलते हैं, वज्रभेदी कर्म ने यदि सार्थक किसी को नहीं किया, वो भी जान लो हवाई लड्डू उपचयी किसी को नहीं बनाया। Even if the thunder breaking war is not beneficial to anybody, the sweet meat made of wind that is for anyone, it is not worthy। इसका मतलब है हम जितना भी बड़ा कर्म क्यों ना करें, अगर किसको फुलफिलमेंट करने, अगर हम कोई देश सेवा कर रहा है, वो बाद में बोलता है मैंने ये देश के लिए इतना किया, लेकिन चित्तरंजन दास ठाकुर जी को बोले थे कि हमने देश के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन देश का जो में सिचुएशन है तो सुधारने में मैं असफल रहा। तो वहां पे था कि आप किसको फुलफिलमेंट करने के लिए काम कर रहे थे। कुछ लोग ठाकुर बोलते हैं आत्म प्रतिष्ठा के लिए, इफ यू वांट टू सर्व द पीपल फॉर योर सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट यू विल बी डिसीव्ड, एंड इफ यू वांट टू सर्व द पीपल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आइडियल देन यू विल बी क्राउन्ड। तो शिवाजी को अगर हम देखते हैं, छत्रपति शिवाजी के जीवन में, उनके जीवन में एक फुलफिलिंग एजेंट थे। वो राज्य शासन इसलिए नहीं कर रहे थे कि मुझे राजा बनना है, मुझे उपभोग करना है और मुझे सब कुछ मिलेगा, इस तरह की नजर के लिए शिवाजी नहीं थे। शिवाजी थे गुरु रामदास के लिए। गुरु रामदास के साथ वो निश्चय होके जाने के लिए भी तैयार थे। गुरु रामदास ने बोला तुमको राज्य शासन करना है मेरे लिए और इस सारे प्रजा खुश रहना चाहिए। वही शिवाजी ने अपने जीवन में पालन किया। इसलिए गुरु के प्रति उनका जो निष्ठा था, ठाकुर वही उनको इतना बड़ा मराठा साम्राज्य, उनके कंटेम्पररी जितने राजा थे, उनका सक्सेस रेट शिवाजी का सबसे ज्यादा था। तो वज्रभेदी कर्म अगर आप जितना भी क्यों ना करो, अगर कोई आपका फुलफिलिंग एजेंट नहीं है आपके जीवन पे, तो फिर ये सारे कर्म जो है हवा के लड्डू बन जाएंगे। बहुत सारे कर्म करके भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गोल वही नरक ही है। ठाकुर इसलिए बोलते हैं इष्ट सेवार समय नहीं, विश्व सेवार आलय एमन बिकट विश्व प्रेमिक फले किंतु नरके धार। तो इष्ट सेवा नहीं है, इष्ट को कोई जीवन में इष्ट नहीं है, कोई जीवन में आदर्श नहीं है, लेकिन विश्व सेवा में निकल पड़ा है, वो लोगों को वृत्ति का ही सेवा करता है। इसलिए वो विश्व सेविक होने के नाते भी, विश्व प्रेमिक होने के नाते भी नरक में ही उसका स्थान है। क्योंकि वो बहुत सारा ऐसा, इसी तरह उदारता देखा कि हम लोगों के देश में बहुत सारे नुकसान हुआ है। राजा राम मोहन राय से लेके बहुत सारे लोग इतना उदारवादी थे, लेकिन ये कोई फुलफिलिंग एजेंट नहीं था, इसलिए बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट। तो ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं लव फॉर द अनएंटेड वन इज एवर लॉयल, स्टबर्न इन एक्शन विथ ए मार्वेलस रेजिस्टेंस टू इविल एंड वैलरस एडमायरिंग एक्शन फॉर द लव लॉर्ड। तो हमारा जीवन में अगर कोई अनएंटेड वन मन जीसस क्राइस्ट को हम बोलते हैं, जो कि प्रोफेट्स होते हैं, जो एस्टैब्लिश्ड सेल्फ एस्टैब्लिश्ड पर्सन, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड माने जो खुद में अपने में ही जो लोग प्रोफेट, जो जिनके बानी, जिनके मुख से ही गॉस्पेल निकलता है, जो अनएंटेड वन होते हैं, जो क्रिस्ट होते हैं, लव फॉर द क्रिस्ट इज एवर लॉयल। जो उनको प्रेम करता है वो कभी विश्वासघातकता कर नहीं सकता है। स्टबर्न इन एक्शन, वो बहुत जिदखोर होता है। हनुमान के जीवन पे हम देखेंगे, विवेकानंद के जीवन पे देखेंगे, दे आर वेरी स्टबर्न एंड मार्वेलस रेजिस्टेंस टू इविल। वो असत निरोधी स्वतः होते हैं, क्योंकि वो प्योर होते हैं। जो इष्ट होते हैं ना, जो क्रिस्ट होते हैं, जो कृष्ण होते हैं, जो राम होते हैं, वो प्योर है। तो उनको जो लाभ करता है वो भी प्योर बन जाता है, वो उनको जो लाभ करता है वो भी सत बन जाता है, वो ऑटोमेटिक असत विरोधी हो जाता है। एंड वैलरस एडमायरिंग एक्शन, ठाकुर बोलते हैं भालोबासार टान, कर्मे आने सबलता, जीवने उत्थान। तो ये प्रेम जो है हमारा अंदर कर्म के लिए प्रेरणा जागृत करता है। तो यही मेरा जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम, हमारे जीवन में क्रिस्ट रहे, जिसको फुलफिल करने के लिए हम सारे कर्म करें। तो ये सारे मेरा जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है, उसका एक गाइडिंग ये रहना चाहिए, गाइडिंग फैक्टर रहना चाहिए। को किसी के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति 50 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन हो सकता है वो इसलिए कमा रहा है कि उसका गुरुजी उसको बोले। कोई व्यक्ति 50 लाख रुपया इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसको मर्सिडीज का कार चढ़ना है। ये दोनों में एक लेकिन हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो आपका वे ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है आप कैसा आदमी हो, नॉट योर वे ऑफ इनकम। आप कितना कमाते हो वो मैटर नहीं करता, आप जो कमा रहे हो उसको कैसे कहाँ खर्चा कर रहे हो, वही बताता है आप किसको फुलफिल करने के लिए। प्रवृत्ति को फुलफिल करने के लिए अगर आप पैसा को एक्सपेंड करेंगे तो बर्बाद होंगे, अगर इष्ट के लिए करेंगे तो परमार्थ लाभ हो जाएगा। वही अर्थ किसी का विनाश का कारण नहीं है, वही अर्थ से आदमी परमार्थ प्राप्ति करता है, वही अर्थ से अनर्थ भी होता है। तो नेक्स्ट प्लीज। तो हमारे जीवन में क्रिस्ट रहना चाहिए। तो ठाकुर बोलते हैं कृति हो जाओ किंतु कर्म जंजाल सृष्टि मत करो। कृति बनो, सक्सेसफुल बनो, लेकिन ये कर्म जंजाल अगर हो गया
तो फिर माथा में हाथ देके वही बड़े बड़े नेता की तरह लास्ट को बोलेंगे मैंने इतना किया, लास्ट को ये सब मनुष्य धोखेबाज है, सब मनुष्य कृतज्ञ है, मैंने सबके लिए किया। लेकिन बेटा किसके लिए किया तुमने किसको फुलफिल करने के लिए काम कर रहा था? अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। मनुष्य जब विश्व सेवा करता है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा जब समझता है तो बाद में परिणाम सबसे भयंकर होता है। तो यू कैन नॉट चीट पीपल। अब्राहम लिंकन बोलते थे यू कैन नॉट चीट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। तुम सबको सब दिन के लिए धोखा नहीं दे सकते हो। यू कैन चीट सम पीपल फॉर ऑल टाइम। तुम कुछ लोगों को सारे जीवन के लिए धोखा दे सकते हो। एंड यू कैन चीट ऑल पीपल फॉर सम टाइम। तुम सारे लोगों को कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हो या कुछ लोगों को सारे समय के लिए धोखा दे सकते हो, बट यू कैन नॉट चीट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। सबको सब दिन के लिए धोखा देना संभव नहीं है। तो मनुष्य अगर ये फुलफिलिंग एजेंट नहीं रखता है तो उसका असलियत बाद में पता चलता है। हो सकता है उसका जनरेशन में नहीं पता चला, उसका नेक्स्ट जनरेशन में पता चल जाएगा। उसके बेटे जो होते होंगे वो इसी तरह नेचर का होंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज के प्रति सावधान रहना है। नेक्स्ट फैक्टर आता है जो हम लोगों का सक्रियता। तो मैं बोला सक्रियता खाली होने से नहीं चलेगा, एक होना सत्क्रियता होना चाहिए। जीवन में एक ऐसा गाइडिंग फैक्टर होना चाहिए जिनके प्रति प्रेम करके, जैसे शिवाजी का मैंने एग्जांपल दिया, चंद्रगुप्त तो जैसे चाणक्य को फॉलो करके चल रहे थे, हमारा जीवन में श्री ठाकुर है, उनको हम फॉलो करके अगर अपने एक्टिविटीज को बढ़ाए तो फिर ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन मेरा अंदर जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरे जीवन में ये सारे चीज एक्टिव अजाइलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज जो है बीइंग एंड बिकमिंग के स्टेट में होगा, तो हम लोग आनंद में जीवन यापन करेंगे। अब एक फैक्टर आता है जिसको ठाकुर जी बहुत पसंद नहीं करते थे, वो था गो बिटवीन। कोई बात देके खिलाफ करना उसका, हम किसी को कुछ बोले और नहीं कर पाए किसी को। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक बैंक में एक एम्प्लॉय थे जो कि हमें एक दूसरे आदमी से बोले कि मुझे थोड़ा पेन दीजिएगा, तो वो पेन दिया, उसके बाद बोले हम आपको कल दे देंगे। तो फिर परसों भी उसमें बैंक में आया, तो उसके बाद बोला वो एम्प्लॉय था सर मेरा पेन लाए हैं, अरे आज तो भूल गया, मैं कल तुम्हारे लिए पेन दे दूंगा। तो फिर कल भी आया, उस दिन भी वो भूल गया, फिर बोले सर मेरा पेन लाए हैं, अरे नहीं यार भूल गया। क्या यार तुम 5 रुपया का पेन के लिए इतना मुझे परेशान कर रहे हो, ठीक है मैं तुमको 2-3 पेन खरीद के दे दूंगा। ये नहीं समझा कि मेरा चरित्र का कितना नुकसान हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वही आदमी के इंटरव्यू में जाता है, वहां वो पेन भूल जाता है, वो इंटरव्यूअर को पेन मांगता है, वो बोलता है आप एक पेन मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे और आप आए हैं मैनेजर बनने के लिए, और इस पेन के लिए उसका इंटरव्यू हाथ से निकल जाता है। तो वो तो बोल सकता है अरे मैं भूल गया, ये भूल गया नहीं है, ये सिस्टम आपको हेल्प करता है। सिस्टम के साथ आप धोखाधड़ी करेंगे, आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम जो होगा, आपके साथ धोखा दे दिया ना, तो आपके हाथ से बहुत अच्छी चीज भी निकल सकता है। हम लोगों का ये अज्ञता के बस के कारण हम लोग अनेक अच्छे अच्छे चीजों को खो देते हैं। हो सकता है हम एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, इस तरह गो बिटवीन किया। इसलिए ठाकुर जी इस गो बिटवीन को अगेंस्ट द धर्म बोलते थे। नेक्स्ट प्लीज। तो ठाकुर जी बोलते हैं शुभ कुछ करोगे बोलकर उसको नहीं करके संकल्प को विध्वस्त मत कर दो। विध्वस्त संकल्प विकल्प की ही सृष्टि करते तुम्हें व्यत्यय में विशेषित कर डालेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं शुभ कुछ अगर मन में तुम्हारा आता है, शुभ जैसे मैंने बोला कोई गाना लिखना चाहता है, कोई आज बोला कि मुझे आज उन व्यक्ति को जाजन करने जाना है, कोई बोला मुझे आज मेरे एमडी को ठाकुर का बात बोलना है, लेकिन बाद में बाधा तो आएगा, अरे एमडी को कैसे बोलेंगे, वो इतना बड़ा आदमी है, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो। लेकिन उस समय आपका मन बोलेगा, इस तरह डराएगा आपको, लेकिन आपका जो विवेक है वो बोलेगा अरे निकाल दिया तो निकाल दिया, ठाकुर जी तो तुमको दूसरा जगह पे जॉब दिला देंगे। अब नौकरी कर रहे हो, जो खिला रहे हैं, नौकरी नहीं करके भी कुछ दिन वो देख लेना ठाकुर जी क्या करते हैं। फिर उसने अपने अगेंस्ट में सारे बाधा को अतिक्रम, बाधा का बात अभी हो रहा था, ये सारे बाधा को अतिक्रम करके उसने निकल गया और अपने बॉस को जाजन करता है और उसका दीक्षा भी हो जाता है। और जो नहीं किया फिर दोबारा वो अपने एम्प्लॉय को भी जाजन करने में डरेगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं शुभ कुछ जो करोगे उसको अगर नहीं करते हो तो अपने संकल्प को विध्वस्त मत करो। अगर जो भी कुछ शुभ चिंता आता है, शुभ मतलब ही है इष्ट परिपूर्णी। मैं कोई जॉब लेना चाहता हूँ, सपोज मैं बेंगलोर में हूँ, मुझे पुणे में एक जॉब मिलता है और वो पुणे का जब हमको ज्यादा सैलरी देता है, लेकिन हम सोचते हैं बेंगलोर में है, इतना बड़ा गुरु भाई का एक माहौल है, वहां अगर छोड़ के हम पुणे में जाते हैं, क्या पुणे में हम ठाकुर का काम कर पाएंगे? फिर सोचते हैं हाँ वहां पे भी ठाकुर का बहुत सारा काम है, तो जॉब लेने से मेरा इष्ट कर्म व्याहत नहीं हुआ तो मैं जॉब लिया। लेकिन आप बाद में देखता हूँ यार वहां जाने तो पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये तो ठाकुर का माहौल से मैं वंचित हो जाऊंगा।
तो मैंने उसको डिस्कार्ड किया। तो शुभ मतलब ही है जो इष्ट स्वार्थ का प्रतिष्ठा के लिए है, अशुभ मतलब जो इष्ट को प्रतिष्ठा नहीं करता है। तो यहाँ पे ठाकुर बोलते हैं शुभ जो कुछ भी तुम करोगे उसको अगर नहीं करते हो, संकल्प अगर करते हो तो उसको विध्वस्त मत करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे तुम्हारा दिमाग में विकल्प थॉट आएगा, ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, वो करेंगे, और उसमें तुम इतना उलझ जाओगे, लास्ट को क्या होगा, एक्सप्लॉइट टुवर्ड्स द डेविएशन, तुम पूरा विच्युत हो जाओगे। कभी कभी ऐसा इष्ट विच्युति भी कुछ लोगों का हुआ है, नहीं करते करते ठाकुर के प्रति भाव नहीं आया, अब ठाकुर का हर चीज ड्राई लगने लगा, अब वो लोग ठाकुर का काम ही नहीं कर पा रहे। ठाकुर बोलते जाजन प्रवृत्ति शिथिल जो तो आबिल होता चांबित हो, तो ये जाजन अगर आपके अंदर स्वतः नहीं हो रहा है, फोर्सफुली आपको बोलना पड़ रहा है जाजन करो, तब जान रहे हैं आपके अंदर वृत्ति का आवेश आ चुका है। तो इस चीज को समझ लेना है कि मेरे से कौन सा काम कैसे करना। और यहाँ पे एक तो चीज होता है कि किस तरह हम लोग काम करें ताकि हमारा जो हर काम एक एडजस्टेड हो। तो यहाँ पे एक चीज है, हम लोग काम को ले सकते हैं कि हमारा जीवन में कुछ प्रायोरिटाइजेशन होता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में फिर जाएंगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोगों का सिस्टम में एक प्रायोरिटाइजेशन होता है, जैसे कि कोई कंप्यूटर सिस्टम, जो यहाँ पे आईटी का सब लोग हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में हम जब शेड्यूलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है, उसको हम अगर वो चल रहा है, अब उसमें कोई दूसरा प्रोसेस आ गया तो उस प्रोसेस को कुछ समय के लिए हम लोग प्रीएम्प्ट कर लेते हैं उसको, फिर दूसरे प्रोसेस को लेते हैं, फिर तीसरा प्रोसेस को लेते हैं। इस तरह अगर हमारा ब्रेन को हम देखेंगे, हमारा ब्रेन इज जस्ट लाइक ए सिस्टम, वो मल्टीपल इम्पल्स ग्रहण कर रहा है। तो सपोज एक इम्पल्स ग्रहण किया, दूसरा इम्पल्स ग्रहण किया, थर्ड इम्पल्स ग्रहण किया, फोर्थ इम्पल्स ग्रहण किया, अभी उसमें हम एक काम हम कर रहे हैं, अभी एक शुभ काम हम कर रहे हैं, उसमें और एक शुभ काम आ गया, तो उसको प्रायोरिटाइज करना, ये अगर हमारा आदत रहेगा कि हर काम को करने का आदत रहेगा, तो ये प्रायोरिटाइजेशन मेरे अंदर ब्रेन खुद अपना शेड्यूलिंग बनाता है, किस काम को पहले लेना है, किस काम को 5 मिनट के लिए पोस्टपोन करके दूसरे काम में जाना है, फिर उस काम को कंप्लीट करना है जो काम आप छोड़ दिए हैं, फिर तीसरा काम लेना है। इस तरह जो लोग जितना फाइनर बनते हैं उनका मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन भी उतना फाइनर होते जाता है। तो ये कंटेस्ट स्विचिंग जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे धृतिमान दा ठाकुर जी का एक सुंदर सा उदाहरण दिए थे इस मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन टॉपिक में, मैं उसको बोलना चाहता हूँ। प्रफुल्ल दा जो ठाकुर जी के पास आलोचना प्रसंग लिखते थे, ठाकुर जी उनको कुछ चीज सर्च करने के लिए बोले थे, तो वो चीज वो सर्च कर रहे थे। वो जब सर्च कर रहे थे, फिर ठाकुर जी तो हमेशा जब उनका कुछ आता था इम्पल्स, तो ठाकुर जी बोलते थे उसको लिखने के लिए, फिर ठाकुर जी प्रफुल्ल दा को बोल रहे हैं इसको लिखो। अब वो चीज उनको नहीं मिला है, वो भी एक ठाकुर का काम है कि एक चीज को सर्च करना है, कोई वर्ड ठाकुर जी दिए थे सर्च करने के लिए। अब वो सर्च का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब दूसरा सिग्नल आ गया कि उसको लिखना है। अभी प्रफुल्लता तो लिख लिए, लिखने के बाद उनके ठाकुर जी को प्रश्न किए कि ठाकुर मेरे अंदर ऐसा क्यों हुआ कि मैं काम को कंप्लीट, मैं जब लिख रहा था तो मेरे अंदर वो ये भाव नहीं आ रहा था कि कैसे मैं, क्योंकि मैं मेरे ध्यान था कि वो सर्च करने के ऊपर, मैं कैसे उसको अच्छे से सर्च करूं। तो ठाकुर जी बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा अंदर ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन जो स्वभावग्रस्त हो गया है कि एक काम जब मिला है उसको कंप्लीट करके ही दूसरा काम लेना है, तो इसका मतलब यही अच्छा है। तब वो ठाकुर को पूछते हैं तो मैं क्या करूं, कौन सा काम को पहले लूं, कौन सा काम को बाद में लूं। ठाकुर बोलते हैं योर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली गाइड यू। जब तुम ऐसा प्रवण हो जाओगे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम मैंने आपको बोला बहुत सारा एल्गोरिथम्स होता है उसमें, कैसे हम सिस्टम्स को मैनेज, हमारे आजकल का सारे सिस्टम जो है वो कंकरेंट सिस्टम है, मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल करता है। इस तरह हमारा ब्रेन भी मल्टीटास्किंग है, लेकिन हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फास्ट तो है गाइडिंग फैक्टर, अगर इष्ट रहेंगे तो फिर बाद में अगर हम इसी तरह मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन को अभ्यास करके अपने जीवन में चलते हैं तो फिर हमारा जीवन में ये सार्थक होगा। तो हम लोग हर काम को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। हमारा ये जो थर्ड वाला ये है, देखिए आप सिंगल टैक्स, टू टैक्स एंड थर्ड टैक्स। देखिए फास्ट है ब्लू, आप एक ही काम कर रहे थे, अब आपका 2 ब्रेन है, अब सेकंड में आपका 2 हेमिस्फीयर है, 2 काम अलर्ट हो गया। अब जब तीसरा काम आया, आपने क्या किया, फास्ट काम को प्रीएम्प्ट कर लिया, क्योंकि वो ठाकुर का सपोज वो इष्ट कर्म नहीं है, वो कोई है आपका फ्रेंड के साथ मूवी जाना था, तो आप कर रहे थे, कुछ काम नहीं था कर रहे थे, जब वो आया तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम लोगों के जीवन में कैसे हम लोग और एक्टिव बेटर बन सकते हैं। गो बिटवीन का अगेंस्ट में जाना मतलब हर काम को उसके समय माफिक करना। अगर समय माफिक नहीं करते हैं तो फिर वो काम हमसे निकल जाता है, एफिशिएंसी भी कम हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ज्यादा बानी नहीं लेंगे, इसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठाकुर बोलते हैं चरत स्नायु की सत वेग को मत देना बाधा, जो
मुरझाए, कर्म में उसे प्रस्फुटित करना चाहते हो यदि स्फूर्ति आए। डोंट abstract and let it be refresh the good impulse of matter nerve. Cause this rather to bloom in activity, really if you wish to joy to sharp. तो हम लोगों की जो मटर नर्व होता है, उसका जो सत आवेग होता है, उसको नष्ट मत करना कभी भी। हमेशा जो इम्पल्स आता है उसको रिसीव करने का आदत होना चाहिए हम लोगों में, और उसको कर्म में प्रस्फुटित करना। जैसे प्रफुल्ल ठाकुर जी बोले कि तुमको लिखना है, अभी अगर वो उसको इम्पल्स को ग्रहण ही नहीं करते, अरे मैं तो अभी ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ, अभी मुझे लिखना नहीं, अभी मुझे ठाकुर जी का वो सर्च करना है, लेकिन ठाकुर बोलते हैं उसमें नहीं, चरत स्नायु के सत वेग को मत देना बाधा मुरझा। तो इसको हमेशा हर इम्पल्स को, हम लोग मल्टीटास्किंग है, और उसको ठाकुर बोलते हैं कितना तक हम काम कर सकते हैं। एक एक मुहूर्त का भी कुछ लोग शेड्यूलिंग करते हैं, कुछ लोग शेड्यूल करते हैं इस महीने में क्या करेंगे, कुछ लोग शेड्यूल करते हैं इस हफ्ते में क्या करेंगे, कुछ लोग शेड्यूल करते हैं इस दिन में क्या करेंगे, कुछ लोग शेड्यूल करते हैं इस आवर में हम क्या करेंगे, कुछ लोग शेड्यूल करते हैं 1 मिनट में हम क्या करेंगे। उससे भी जो फाइनर थे, हमारे ऋषि लोग थे, वो हर सेकेंड को शेड्यूल कर लेते थे, इस सेकंड में मुझे क्या सोचना, और उनका सोचना और कर्म एक ही था। तो इसलिए ऋषि थे, दृष्टा पुरुष थे। तो हम लोग ऐसा पावरफुल बने ठाकुर को लेके कि हम लोग का समय ज्ञान ठीक रहे, जो काम हमको जब भी मिलता है उसको हम इमीडिएटली पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, और हर काम इष्टमाफिक होगा। इसी को बोलते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन, जो एफिशिएंट है, आजाइल है, रेस्पॉन्सिबल है, अलर्ट है, टैक्टफुल है। इसी तरह व्यक्तित्व अगर हम बन पाए तो सोचते ही नहीं का है जो थर्ड लॉ ठाकुर जी का है। ठाकुर बोलते हैं सब ज्वेल है, ये सब बड़े बड़े लोग बन सकते हैं, तुम्हारा अंदर क्या जो छुपा हुआ है हम लोग जान नहीं पाते हैं, छोटा सा बाधा में हम लोग घबरा जाते हैं, ये नहीं होगा। तो जय श्री माँ, यहाँ पे हम लोग इसको ये करते हैं, अब डिस्कशन लेते हैं। मैं ओवरऑल बोल ही दिया हूँ, और जितने सारे और बानी हैं सब इसी के रिलेटेड है ठाकुर जी का। समय को देखते हुए डिस्कशन लेते हैं। 3 चीज मैंने यहाँ कवर किया। पहला चीज है सत्क्रियता। सत्क्रियता मतलब है इष्ट आदर्श जीवन में रहना चाहिए, जो मेरे हर कर्म का फुलफिलिंग एजेंट बने। दूसरा चीज है मेरे जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इमीडिएटली शुभ चिंता जो आता है उसको काम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और तीसरा चीज मैंने जो बोला प्रायोरिटाइजेशन, मेरे जीवन में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मैं फैमिली भी मेंटेन कर रहा हूँ, जॉब भी मेंटेन कर रहा हूँ, ठाकुर का काम भी कर रहा हूँ, दीक्षा भी दे रहा हूँ, जाजन कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया, पूजनीय बाबाईदा को अगर जीवन देखेंगे, आचार्य देवी दादा का जीवन देखेंगे, जीवन क्या है, व्यक्तिगत जीवन है। मैं आज ही सुन रहा था कि बाबाईदा दादा खुद ही उनके जो मतलब अबिंदा है, अरुणा बाबू है, सबको खुद पढ़ाते थे, खुद अभी भी पढ़ाते हैं। उनके जो छोटे बेटे हैं उनको बाबाईदा खुद अपने घर को भी मैनेज कर रहे हैं। इतने सारे हम लोग का प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, प्लस सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ इट्स एग्जाम्पल ऑफ मटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन। एक पर्सन के अंदर अगर वास्तव रूप में एक न्यूरल हार्मोनी आता है तो असंभव संभव कर सकता है। इतना ही बोलता हूँ, अगर कोई हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। जय गुरु जयदीप दा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस जो थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही आवाज नहीं आ रहा। कोई एक डिवाइस म्यूट कीजिए। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? बोलिए दादा, बोलिए बोलिए। हाँ जयदीप दा, बहुत ही अच्छी तरह आपने जो एक्सप्लेनेशन रखे हैं हर वाणी का, और जो मेन कॉन्सेप्ट को जो आपने वाणी के माध्यम से एक्सप्लेन किया, और जो एग्जांपल्स दिए बहुत ही अच्छा था, जो कि बहुत ही इजीली लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इस फोरम में सभी को आग्रह करता हूँ कि आपके अंदर अगर कोई भी प्रश्न है, या फिर आप इस बारे में कुछ अगर डिस्कस करना चाहते हैं आपका भावधारा से, प्लीज आप कर सकते हैं। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। मैं उदय बोल रहा हूँ दादा। मेरे डाउट है, आप जो डिस्कशन में बताए कि मतलब जैसे ब्रेन डेवलप होने के बाद हम लोग प्रायोरिटाइज कर सकते हैं मल्टीपल वर्क, मल्टीपल शेड्यूल को लेके, तो उससे पहले मुझे ये जानना है कि ब्रेन को डेवलप मतलब कौन सा प्रोसीजर के थ्रू से ब्रेन डेवलप हो सकता है जो वो प्रायोरिटाइज होने के लिए तो हमको इजी हो। अच्छा जय श्री माँ, आप इस स्लाइड में पूरा जो लास्ट स्लाइड से ऊपर वाला स्लाइड उसमें चले जाइए। पूरा लास्ट स्लाइड जो है उसमें चले जाइए, लास्ट स्लाइड का जस्ट ऊपर वाला स्लाइड। ये बहुत सारा पे बानी रखा था, लेकिन ये कर्म, हाँ इसी को शॉर्ट कर्म ऊपर।
तो ये ब्रेन का जो हम लोग इम्पल्स को डेवलप करने के लिए सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है मेडिटेशन। ठाकुर बोलते हैं 45 मिनट्स मेडिटेशन करना है और 3 टाइम करना है, सुबह के टाइम और एक त्रिसंध्या हम लोग करते हैं। जितना जो लोग ध्यानी होते हैं, जितना जो लोग ठाकुर को लेके, ध्यान मतलब ही है ठाकुर का एक सब्जेक्ट है। आप लोग आजकल हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है कि इतना सारे डिस्कशन हो रहा है तो कितना सब्जेक्ट है। आप चला साथी में एक बानी पढ़े, आप उसको लेके आप 1 घंटा सोच ही सकते हैं। मेडिटेशन हम लोग फिक्सेशन नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं एक पॉइंट दे देते हैं, उसको देखते रहते हैं 45 मिनट, उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें होगा कि आपका माइंड कुछ फिजिकली चेंज हो जाएगा, साइकोलॉजिकली आपका कुछ ज्योति दर्शन ये सब हो सकता है, लेकिन चरित्र में परिवर्तन नहीं दिखेगा। हम लोग ठाकुर का एक सब्जेक्ट लिए और वो सब्जेक्ट के बारे में सोचते रहे, ये बानी का और क्या मीनिंग निकल सकता है, और क्या मीनिंग निकल सकता है। तो ये सब्जेक्ट को लेकर एटलीस्ट जो लोग 3 टाइम मेडिटेशन करेंगे उनके अंदर ये नर्वस मेडिटेशन के टाइम में जब हम सोचते हैं मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, सिनेप्टिक फ्लूइड बढ़ता है, उसमें सिनेप्टिक फ्लूइड में जो एक्टिविटीज बढ़ता है, जो मेडिटेशन करता है, इसलिए उसके चेहरे में ग्लो आता है। आप देखिए पूजनीय बाबादा आचार्य देव श्री दादा, उनको देखने के बाद अच्छा लगता है। इतना अच्छे व्यक्ति, ठाकुर बोलते हैं ना, एक तृप्ति भरा मुखेर हासि, दीप्ति भरा चक्षु तो उच्छल करा प्राणेर कथा, सुने सवाई होक ना भो। तो ये जो उनका आंख में जो रश्मि निकलता है, उनके बात में जो मधुरता आता है, वो कहाँ से आता है? साधना नहीं करने से नहीं होगा। हम ठाकुर जी बोलते हैं हवा के लड्डू है। इसी तरह जो साधना नहीं करके समाज का सेवा करना चाहते हैं, रामकृष्ण ठाकुर विवेकानंद को बोल सकते थे कि तुम आज से दीक्षा ले लिया, अब तुम जाके प्रचार करो। बोले नहीं, तुम पहले कन्याकुमारी जाओ, वहां जाके तुम पहले साधना करो, अपने माइंड को पहले स्थिर करो। खुद अपने में जो मुग्ध नहीं है वो दूसरे को क्या मुग्ध करेगा? जो खुद ही डिससेटिस्फाइड होके घूम रहा है, अपना कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, परिवार से भागा हुआ है, वो आदमी दूसरे को जाके रास्ता बताएगा, ईश्वर का रास्ता बताएगा। ईश्वर सबसे सुंदर होते हैं, वो सबसे एक्टिव है, सबसे आजाइल है, कर्ममय जीवन है। पूजनीय बाबा बोलते थे राम जी को जादू करना होता ना तो रावण को वहीं से वो मार सकते थे, लेकिन उनको कर्म दिखाता, कर्म उनको दिखाना था। अपने कर्ममय जीवन से मनुष्य कैसे बन सकता है वो हमारे सामने ही है। तो उनका जो साधन जीवन अपनाइए। पूजनीय बाबा कैसे डेली लाइफ में, उनका जो डेली लाइफ देखिए, आचार्य दादा का डेली लाइफ देखिए, परम पूज्य पास श्री बड़दा का डेली लाइफ देखिए, एंटायर लाइफ उनका जो है कर्म में भरा हुआ है। निष्कर्म होने से ये सब चीज नहीं होगा। ये जो प्रफुल्ल दास थे, ठाकुर बैठने ही नहीं देते थे। ठाकुर जी को भी लोग प्रश्न करते थे, ठाकुर आप हमको तो बैठने ही नहीं दे रहे हैं। ठाकुर बोलते हैं जब आग के ऊपर रोटी रहता है तो फुल के रहता है, आग से जब निकल जाता है तो धस जाता है। मैं तो चाहता हूँ हमेशा तुम इसी तरह रहो, इष्ट कर्म में हमेशा व्यस्त रहो। यथा सम उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, यथा समय इष्ट निर्देश, मूर्त करना ही तब। यही मंत्र है। ये जजन जाजन अध्ययन, ठाकुर जी का बुक किताब पढ़ना, दूसरे को लेक्चर देना, ठाकुर के ऊपर अच्छे से बताना, दान ग्रहण करना और प्रतिग्रह। दान मतलब दूसरे को देते रहो। ठाकुर बोलते हैं जो दान ग्रहण करते हैं वो गुरु रूप में तुम्हारा अंदर दया भाव के उद्बोधन करते हैं, इसलिए कृतज्ञ रहो। और प्रतिग्रह मतलब आपके ऊपर कृतज्ञ होके अगर आपको कोई देता है, दादा आप इसको ग्रहण कीजिए, वो प्रतिग्रह होता है। जो ब्राह्मण का भिक्षावृत्ति था ना, भिक्षावृत्ति मतलब ये नहीं था कि वो थाला लेके वो घूम रहा था, उसका चरित्र ऐसा था कि उसको नहीं देके लोग नहीं रह। आज हम आचार्य देव दादा को जाते हैं, कुछ देने को मन करता है, इनको क्या दूं, ऐसा कोई सुंदर चीज में लेके जा। घर में कोई अच्छा फल होता है किसके घर में, या घर में कुछ अच्छा सामान मिला, मार्केट में कुछ अच्छा चीज मिला, दादा के लिए लेके जाते हैं। क्यों कोई करते हैं? क्योंकि वो प्रतिग्रह से उनको देके हम खुश होते हैं। तो ये हमारा व्यक्तित्व बनना चाहिए। ये 60 कर्म अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाएगा। तो साधना करना पड़ेगा, बिना साधना करके ये सब चीज मुश्किल है। व्यक्तित्व अगर बनाना है तो साधना हमसे ही व्यक्तित्व बन सकता है। साधु मतलब जो साधना करते हैं, साधु मतलब नहीं है कि जटाधारी वो सब कमंडल लेके घूमना। ठाकुर का मतलब साधु मतलब कोई जादूगर नहीं है। तो साधु मतलब ये साधना करना। तो करिए, हमारे पास तो बहुत सारे ठाकुर जी ने रास्ता दिया है। तो मेडिटेशन, जजन जाजन, अध्ययन, अध्यापना, दान, प्रतिग्रह, ये सब कुछ हम लोग रोज करते हैं। तो इसलिए करते रहेंगे, ठाकुर जी के राय में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व भी बढ़ता जाएगा। व्यक्तित्व अगर नहीं बढ़ा तो फिर ठाकुर का काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस इसको परीक्षा कर लेना हो। थैंक यू दादा, मेरे को कुछ तो समझ में आया और कुछ मेरे को शायद इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके पूरा समझ में आएगा। एक चीज जो सदाचार पालन करते हैं वो, जैसे कि हम हाइजेनिक प्रिंसिपल मेंटेन करके चल रहे हैं, हम आपको देखने के हमारा अंदर का सिस्टम ऐसा हो जाएगा, जो असदाचारी है हम उसको देखने के बाद हम उसके हाथ में नहीं खाएंगे। इस तरह जो लोग मेडिटेशन करते हैं, एक बार तृतीयमानदा बोल रहे थे, आचार्य दादा बोले जो लोग मेडिटेशन करता है रेगुलरली,
वो लोगों का दृष्टि इतना शार्प होता है कि वो आदमी का चाल चलन देख के ही बता दे सकता है कि आदमी ध्यान करता है या ध्यान नहीं करता है। परम पूज्य बात श्री बड़दा कुछ लोगों को पूछे थे, अरे तुम लोग ध्यान करते हो? एक आदमी बोला हाँ हमने ध्यान किया था, मुझे शब्द सुनाई दिया। कोई बोला मुझे ध्वनि लाइट दिखाई दिया। और एक व्यक्ति को पूछे, वो बोला हमको ज्यादा हो नहीं रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बड़दा बोले कि ये थर्ड व्यक्ति जो है वही रियली ध्यान करता है, और बाकी दोनों जो है वो अपना ढोंगीपन दिखा रहे थे। तो जो रियली ध्यान करते हैं, जो रियली ठाकुर केंद्रिक है, उनका ये लव, इनर लव भी उनको गाइड करता है। वो पहचान लेते हैं सोसाइटी में कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी गलत है। ये एक बड़ा एडवांटेज है मटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन का। आपको कोई ठग नहीं सकता है। अब पहले ही आदमी को देख के समझ जाओगे। परम पूज्य बात श्री बड़दा बैठे थे, आचार्य देव श्री दादा थे, तो बड़दा दादा को पूछते हैं, दादा उस समय छोटे थे आचार्य देव दादा, तो बोलते हैं बोलो दो वो व्यक्ति जो आगे घूम रहा है वो क्या सोच रहा है। तो दादा बोले कि क्या सोच रहा है, तो बड़दा बोले अभी वो मेरे पास आएगा और मुझसे 35 रुपया मांगेगा। अब देखा जाता है वो 2-3 मिनट बाद वो आदमी आता है और 35 रुपया उनसे मांगता है और फिर बड़दा उसका व्यवस्था कर देते हैं। तो वो लोगों क्या कैसे होता है, ये सब चीज जो है जन्म संस्कार है, उसके बाद जो है साधना है। ये दोनों को छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है। एक है पिता माता से स्वीकृति से हम लोगों को जो मिला है, और एक दूसरा चीज है हम लोग साधना करके डेवलप कर सकते हैं। इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड, ये दोनों कैरेक्टर मैटर करता है। आजकल तो जेनेटिक्स सब तरीके से होता है, केवल इनहेरिटेड से नहीं होता है, परिवेश का फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तो यही रास्ता है, साधना करना है। साधना ही साध्य का एकमात्र रास्ता है। जय गुरु जय देव। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत पहले तो अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया और हमारे फोरम में आए, बहुत अच्छा लगा। मैं जस्ट एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे दादा ने पूछा था हाउ टू इम्प्लीमेंट, मैं जस्ट सुबह एक पढ़ रहा था आलोचना प्रसंगे, तो शरद दा जो थे ठाकुर से पूछ रहे, अगर नाम ध्यान के समय मेरे मन में जघन्य चिंता कुछ आए तो मैं क्या करूं? तो ठाकुर बोले जघन्य मतलब क्या है? जो मेरा जीवन वर्धन का विरोधी है, जो मेरे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के प्रतिकूल में जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू बी प्रैक्टिकल। मुझे अगर रात में, मतलब रात जो होता है सोने के लिए होता है, सुबह जो होता है ध्यान करने के या फिर साधन करने के लिए होता है। ये 100 लोग या 200 लोग इसको प्रूव भी कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर मैं इसको ना मानने की जो गलती करता हूँ वो है प्रतिकूल परिस्थिति। तो ठाकुर फिर से समझा रहे हैं, अगर आप लोगों के पास कुछ भी जघन्य है उसको सुष्टु सुंदर कर सकते हो जब आप आदर्श के हिसाब से चलो, अपने हिसाब से नहीं। जो भी हो जिंदगी में, कुछ भी हो, जिंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। हम लोग बहुत युक्ति रखते हैं, ये मुझसे नहीं होता, मेरा जॉब है, ये है, वो है। ऑल दीज आर, आई कैन से दीज आर फॉल्स थिंग। व्हाट वी आर रनिंग आफ्टर, दैट इज अ फॉल्स। पहुंचने के बाद जैसे मरुभूमि में मरीचिका रहता है, लगता है कि आगे पानी है बट कुछ नहीं रहता। तो ठाकुर जी यहाँ पे एक छोटी सी बात बोल रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, 2 चीजें यहाँ पे बोल रहे हैं। एक लड़की के प्रति मेरे अट्रैक्शन है, तो मेडिटेशन के टाइम में क्या होगा, सब लोग पूछते रहते हैं ये मुझे उस लड़की से प्यार है, मुझे उससे शादी करना है, वो करना है। मैंने एक एग्जाम्पल भी सुना था, पूजना बाबा ने बोला था तुम 1 महीना ठीक से मेडिटेशन करके आओ फिर मुझे बताना। फिर वो बंदा जाके बोल रहा है अब वो लड़की मेरे दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि ठाकुर जी ने भी एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे आलोचना प्रसंग में। ठाकुर बोल रहे हैं अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो 2 चीजें दिमाग में आएगा। फर्स्ट थिंग क्या है, वंश मर्यादा, उसके बाद क्या होता है इष्ट गौरव। ये दोनों चीज तक तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, तब तुम समझ सकोगे क्यों इस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे विवाह के जो नियम है ठाकुर जी के हिसाब से क्या क्या है, तो इससे मेरा वंश का जो मर्यादा है वो भी रहेगा, और मेरे इष्ट का गौरव है, जो मेरे लिए मंगल सोचते हैं, उनका भी गौरव अखंड रहेगा अगर मैं ठीक ठीक ठाकुर जी को करता हूँ। और उसके साथ ठाकुर बोल रहे हैं तो मेडिटेशन के टाइम में उसके लिए मंगल प्रार्थना कर सकते हो, जैसे कि वो भी इष्ट स्वार्थ संबंध होके समाज के लिए कुछ ज्यादा कर सके। तो ये जब चीजें आती है ना मेडिटेशन में, जैसे आपने बोला बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हम लोगों के लिए। जो सत्संग, ई सत्संग आजकल हम सुनते हैं या फिर कुछ बुक पढ़ते हैं, जैसे कि और एक सेशन में मैंने सुना था, जो हम ध्यान और मेडिटेशन को जो बोलते हैं ना, जप और ध्यान। जप मतलब रिपीटेशन ऑफ द होली नेम विद द प्रोसीजर, एंड ध्यान मतलब कंटेम्पलेशन ऑन दैट होली नेम। जैसे कि आपने बोला, ठाकुर जी ने भी वही चीज बोला है आलोचना प्रसंग में, मेडिटेशन इज नॉट ए फिक्सेशन, it's a fixation along with concentration. So to whom I should take as a point of my concentration. तो जो contemplation होना चाहिए वो होता है इष्ट कार्य।
अभी हम लोग लग रहा है क्या ये ई सत्संग अटेंड करें, क्या इससे क्या रहे हम लोग, क्या इसको मतलब मेडिटेशन में यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट। अगर मैंने एक बात सुना, आलोचना प्रसंग से पढ़ा या फिर ई सत्संग में किसी से जाजन से सुना, वही चीज मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। और ऑनलाइन बैठ के जैसे हम लोग सत्संग कर पा रहे, आई कैन कनेक्ट विद सम अदर पर्सन, मेरे दोस्त को बुला सकता हूँ, मेरे दोस्त से ठाकुर जी का बात कर सकता हूँ। देयर इज नो बाउंड्री। हम लोग आजकल का जो टेक्नोलॉजी यूज करके सब कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हैं टू फुलफिल आवर कॉम्प्लेक्सेस, बट वी आर नॉट टेकिंग ए स्टेप अहेड टू फुलफिल आवर इष्ट, मतलब जो हमारे जो आदर्श हैं उनका जो कैसे परिपालन करें वो नहीं कर पा रहे। तो मेरा यही बस कहना था। ठाकुर और एक जगह पे कह रहे हैं नाम करने से क्या होता है, हमारा जो प्रवृत्तियां हैं वो रीएडजस्टेड होता है, मतलब नवीन भाव से विनायित होता है। विनायित मतलब रिकंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे जो सेल की आपने इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया सेंसरी नर्व के बारे में, ठाकुर बोलते हैं ये रिपेयर्ड होता है। हमारा जो सेंसरी नर्व है विथ अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फ्रॉम द चाइल्डहुड इट गेटिंग डैमेज्ड। जो अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में मैंने जो स्पिन किया था आपको, वही होता है। बचपन से जो बुरी आदतें हैं करते 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 एक मिडिल एज में ऐसा होता है ना, हमारा सेंसरी नर्व डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी दया करके इस बार आए हैं, मेडिटेशन का जो प्रोसीजर है, यजन है, याजन है, 2 वक्त का जो प्रेयर टाइमिंग है, अगर उसी वक्त 2 टाइम अगर कोई बैठ के प्रेयर भी कर लेना बंदा, 1 महीने के बाद खुद ही वो फील कर सकता है मेरा चेंजेस क्या हुआ है। ठाकुर वहीं पे और एक बात बोल रहे हैं, अगर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा है या फिर मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूँ, अगर मेरे मेडिटेशन में आ रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, बात करूं, उनके बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स लेके जाऊं, तो आई नीड टू डू इट इमीडिएटली। फिर क्या होता है, मेरे अंदर प्रवृत्ति घुस जाता है, मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ईगो आ जाता है, क्यों मैं क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं करेगा पहले। तो मैंने जस्ट जो पढ़ा था ठाकुर जी के बारे में आज आलोचना प्रसंग में, पता नहीं ये रेलिवेंट था इसलिए मैंने बोल दिया। अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइन। अगेन जयदीप भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद फोरम में आने के लिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। प्रीतोष दा, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बेंगलोर आईटी सिटी है, वहाँ पे जितने इसको फैलाएंगे ठाकुर जी का बहुत अच्छा से प्रेजेंटेशन करके, को और बढ़ना चाहिए और भी पार्टिसिपेंट बढ़े, हम यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। जय गुरु। धन्यवाद प्रीतोष दा और जयदीप दा, बहुत ही अच्छा आपका जो आपने एक्सप्लेन किए, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो शायद हमको पता चल गया अभी इस एक्सप्लेनेशन से कि नाम ध्यान करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। हमारा जो सेंसरी और जो मोटर सेंसरी का जो अभी भाई ने एक्सप्लेन किए हैं, उसको और भी एक्टिव करने के लिए, ताकि हमारा जो एक्टिवनेस बढ़े और भी उस पे, तो उसके लिए नाम ध्यान और जो मेडिटेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम सब तो अपना मंगल चाहते हैं, तो मंगल सिर्फ चाहने से तो नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जो श्री ठाकुर बोले हैं कि यहाँ पर कोई अलौकिक चीज़ नहीं है कि मैं दीक्षा ले लिया तो मेरा उन्नति हो गया, मैंने इष्टभीति कर लिया तो उन्नति हो गया। तो सिर्फ ये सिर्फ फॉलो करने से नहीं होगा, हमें श्री ठाकुर का हर चीज, ये जो वाणी में क्यों वाणी दिए हैं ये हमें समझना पड़ेगा। हर वाणी को ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये वाणी हमारे लिए है, तभी जाके हम इसको हमारे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमारे उन्नति की तरफ जा सकते हैं। जय गुरु। यहाँ पर हमारे अनमित्र माँ ने एक क्वेश्चन पूछे है, पतिग्रह क्या है? तो पतिग्रह का मतलब है, जो मैं अभी जयदीप दा अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं जस्ट जयदीप दा अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए आप जरूर सुधार दीजिएगा। तो पतिग्रह को जो बोल यहाँ पर मतलब है कि हम कहीं भी किसी से कुछ भी सीखे हैं या फिर किसी ने मेरा कभी कुछ मंगल किया है, मेरे उनके प्रति कृतज्ञता रहना, हमेशा कृतज्ञता रहना। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज मेरा मदद किया, कल शायद वो मेरा मदद नहीं किए किसी कारण, तो मेरा उनके प्रति जो कृतज्ञता भाव वो चला जाए, वैसा नहीं। तो हमें हमेशा कृतज्ञता पूर्ण रहना चाहिए, हर किसी के तरफ ग्रेटिट्यूड जो है हमेशा रहना चाहिए। कोई छोटा सा भी अगर आपका मंगल किया है तो उसके लिए भी मुझे उनके तरफ ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। जयदीप दा, शायद मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं, अगर नहीं तो आप उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई भी इस फोरम में जो भी है एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ओके, देयर आर 2 अनाउंसमेंट्स जो कि हमारे आखिरी स्लाइड में है। दिव्यज्योति भाई। हेलो अब्रदा, जय गुरु। जय गुरु। अच्छा, मेरे को कितना अंडरस्टैंडिंग पता नहीं प्रतिग्रह का मीनिंग, मतलब मैं एक बार पढ़ा था, अभी इसका थोड़ा मीनिंग देता हूँ। देखिए, जजन जो इष्टपति उसी के अंदर तो सब आता है, उसके बाद प्रतिग्रह का है। लेकिन उसमें क्या है कि अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके बाद क्या आता है, हम लोग दान देते हैं। दान मतलब क्या कि हम दूसरों को कुछ देते हैं। प्रतिग्रह क्या होता है, वो ग्रहण, मतलब हम ग्रहण करते हैं। वो प्रीतिपूर्ण, मतलब हम किसी से लेते हैं ना, किसी भाव से लेना चाहिए, उसी का पूरा डीपली जाओगे तो प्रतिग्रह का आएगा कि हम कैसे, कोई हमको कुछ देता है, कुछ सामान देता है, कुछ ज्ञान देता है, कुछ मदद करता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको कैसे ग्रहण करते हैं। ये लाइफ का एक पार्ट है, मतलब डेली का जो पार्ट है, हम कैसे ग्रहण करना चाहिए, जैसे छोटे से कैसे ग्रहण करना चाहिए, बड़े से कैसे ग्रहण करना चाहिए, यही भाव को मतलब अच्छे से, मतलब कैसे कर पाएंगे ठाकुर जी के भावधारा से, उसी को ही प्रतिग्रह, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग वही है। पता नहीं मैं कितना समझाऊं उसको, लेकिन वही मेरा जो विचार में मतलब अंडरस्टैंडिंग है। धन्यवाद अंजन भाई। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है, प्लीज पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद क्वेश्चन को पूछ सकते हैं यहाँ पर। ये फोरम ही यही है कि हम सब मिलकर इसको डिस्कस करें, सबके लिए है, ताकि सबके अंदर का जो भाव है यहाँ पर आ सके और सब उसको लेके समझ सके। जय गुरु, मैं अनुमित्रा बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो था, प्रतिग्रह का मतलब क्या है, मतलब दान जो कर रहे हैं सिर्फ क्या उन्हीं के प्रति मेरा कृतज्ञता रहेगा, और मतलब दान मतलब क्या वो ये सर्विस भी तो हो सकता है, सर्विस जैसे किसी से खाली अर्थ का दान, या कोई जैसे प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सर्विस भी कोई अगर हमको दिया तो कोई ये प्रतिग्रह का मतलब ही है जिनसे ग्रहण करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता या फिर उनके प्रति सर्विस। ओके ठीक है, हाँ जी। वो टर्म को अगर हम तोड़ दें तो वो प्रतिग्रह वही हो जाता है कि जहां से ग्रहण करते हैं उनके प्रति। ऐसा नहीं कि सेल्फिशनेस, इसको सेल्फिशनेस नहीं कहा जाएगा, मतलब मेरे मन में ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर हम लोग इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करें ना, हम विदाउट एनी काइंड ऑफ सराउंडिंग हम लोग जी नहीं सकते, क्योंकि हमें जब दर्जी की भी जरूरत रहती है, कहीं ना कहीं कोई भी जैसे वेजिटेबल शॉप की भी जरूरत रहती है, मिल्क की जरूरत रहती है, ऑफिस में मेरे साइड वाले अगर पड़ोसी वो कुछ भी हेल्प ना करे तभी भी मुझे जरूरत रहती है। किसी ना किसी भी लाइफ के कोई ना कोई टर्निंग में उनका काम आएगा ही आएगा। तो ये जो है एक फीलिंग्स की बात होती है कि मुझे वो ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं ना, मतलब कृतज्ञता, मतलब मैं अगर एक पॉजिटिव मेंटालिटी रखूं कि हाँ मैं किसी को सर्विस दे सकूं, तो ये तो फिर तो मैं करने की कोशिश करूंगी। तभी ये आता है कि जहां से मैं ग्रहण कर रही हूँ उनके प्रति मैं कुछ करूं, सर्विस दूं, उनको कुछ दूं, ये रहता है प्रतिग्रह, मेरा जितना समझना है। और एक मैं यहाँ पे समझता हूँ, जो प्रतिग्रहण का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, विधि पूर्वक दी हुई वस्तु को स्वीकार करना। तो यहाँ पे मेरे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जो बुद्धदेव खड़े थे, एक बार रास्ते में जा रहे एक आदमी आके उनको गाली देके चला गया, ठीक है। तो जब गाली देके चला गया तो और एक लोग पूछ रहे आपने उसको रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो बुद्धदेव ने बोला जो उसने मुझे गाली दिया मैंने उसको पकड़ा ही नहीं, तो मैं रिएक्ट क्या करूंगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली गुड थिंग, इट्स अबाउट द बैड थिंग ऑल्सो। जैसे कि हम सोसाइटी में जाते हैं, हम बहुत खराब कल्चर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये भी प्रतिग्रहण ही है। मैं जो भी लेता हूं, जिससे भी लेता हूं, वो प्रतिग्रहण है। लेकिन जो विधि पूर्वक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ठाकुर बोले जहाँ पे, जो विधि पूर्वक है वही है प्रतिग्रह। जो विधि पूर्वक ना हो इट्स नॉट ए प्रतिग्रह। तो जो मैं ग्रहण करता हूं उसको कैसे लेके जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूं, और जो मुझे फायदा हुआ, जैसे कि अवृदा ने भी बोला, जयदीप ने बोला, जयश्री माँ ने बोला, विधि पूर्वक मुझे मिल गया, मैंने उसको फिर ग्रेटिट्यूड शो करना है।
कि मुझे मिला था उनसे, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। जो भी हो, मेरे टीचर हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हो, हम आजकल के बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनके प्रति भी हमको ग्रेटिट्यूड शो करना है। लेकिन मैं जो प्रतिग्रह ले रहा हूँ, इन रिटर्न जो ले रहा हूँ, वो विधि पूर्वक होना चाहिए। जो मेरे सत्ता पोषणी हो, मेरे इष्ट स्वार्थ के सम पोषणी हो, उसके अगेंस्ट नहीं, जो मैं समझता हूँ। जय गुरु। जय गुरु प्रीतोष दा, नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी चीज पे अगर डिस्कस करना चाहते हैं? सौगत भाई, जय गुरु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो आई थिंक आज के इसमें विषय में और किसी का और कोई प्रश्न नहीं है। तो हम जो दो अनाउंसमेंट है जो कि है, कल सुबह 11 to 12:30, जो कि 25 तारीख है, 25/10/2020, वहां पर हमारा डिवाइन डिस्कशन उन्नयनी है, उन्नयनी फोरम में होगा। तो जो भी माँ लोग हैं, प्लीज इसमें ज्वाइन कीजिए और अपना ये डिस्कशन को और भी लाइवली करने का कोशिश कीजिए। यही है। और फिर कल का दिन में शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक हमारा वीकली साप्ताहिक जो सत्संग है वो भी रहेगा, जो कि सेम मीटिंग आईडी है। तो आप लोग से आग्रह करता हूँ सबको, और आप जिनको भी जानते हैं उनको भी ये न्यूज़ पहुंचा सकते तो सब कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। सबको ज्वाइन करने के लिए बोलिए, सेम जगह पर कल 7 बजे से 8:30 बजे तक। और कल का जो टॉपिक रहेगा, उसका टॉपिक है आचार्य परंपरा। जय गुरु।